सुबह का सुहाना समय था। चिड़िया चहचहा रही थी और गांव की गलियों में ताजी हवा बह रही थी। पर परमेश्वरी बुढ़िया के घर में नजारा कुछ और ही था। वहां सूरज की पहली किरण के साथ शांति नहीं, बल्कि कलेश का धमाका होता था। अरे ओ बिंदिया, ओ करमजली, कहाँ मर गई? देख, घड़ी में 6:30 बज गए हैं। तेरे बाप के घर में क्या सूरज दोपहर को निकलता था, या आज फिर कोई बीमारी का बहाना सोच के लेती है? माँ जी, काय को सुबह सुबह गला फाड़ रही हो? कल रात से ऐसा सर चकरा रहा है जैसे किसी ने लठ मार दिया हो। हाय राम, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो इस घर में आकर बीमार पड़ गई। चल हट, रोज का यही ड्रामा है तेरा। जब काम की बारी आती है तो तेरे सर में दर्द, पेट में मरोड़ और बदन में हरारत होने लगती है। और जब खाना खाने बैठती है तो 4-4 रोटियां ऐसे खाती है जैसे कोई पहलवान हो। माँ जी, आप गुस्सा मत करिए। दीदी की तबीयत ठीक नहीं होगी। मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और गाय को चारा भी डाल आई हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। हाँ हाँ, तू तो बड़ी सती सावित्री है ना। माँ जी के सामने नंबर बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। फिर बिंदिया अपने सास और लाजो से बात बनाते हुए घर के आंगन में आ जाती है। माँ जी, ये लाजो जानबूझ के बर्तन जोर जोर से पटकती है ताकि मेरी नींद खुल जाए। ये चाहती ही नहीं कि मैं चैन से 2 घड़ी सो सकूं। बिंदिया लाजो के ऊपर बेवजह आरोप लगाए जा रही थी। चुप कर मोजली, वो बेचारी कब से काम ही कर रही है और तू यहाँ बैठ के जहर उगल रही है। लाजो, तू इसे चाय मत दे, ये इसी लायक है। जाके गोबर उठा और उपले पात। तभी पड़ोस की किशोरी चाची भी शोर शराबा सुनकर वहां आ जाती है। राम राम परमेश्वरी बहन, क्या बात है? आज फिर सुबह सुबह तुम्हारी महारानी बहुओं की पंचायत शुरू हो गई? यहाँ की आवाज तो गली के चौराहे तक जा रही है। अरे राम राम किशोरी, क्या बताऊं बहन, इस परी बहू ने तो मेरा खून पी रखा है। घर का काम थेला भर नहीं करती और जुबान ऐसे चलती है जैसे कटर मशीन। अरे किशोरी चाची, देखो जरा, मैं बीमार हूँ और माँ जी मुझे गालियाँ दे रही हैं। इस घर में तो बीमार पड़ना भी गुनाह है। ये लाजो तो बस चुप रह के तमाशा देखती है। दीदी, मैंने क्या किया? मैं तो बस ये कह रही थी कि आप आराम कर लो, मैं नाश्ता बना दूंगी। रख अपना एहसान अपने पास। मुझे पता है तू माँ जी को भड़का रही है ताकि सारा जेवर जेठा तू ही हड़प ले। बस बहुत हो गया बिंदिया। अगर तू लाजो के साथ मिलके घर के काम में हाथ नहीं बटाएगी तो आज तेरा चूल्हा चौका अलग कर दूंगी। और लाजो, तू जाके अपना काम कर, इसकी बातों पे ध्यान मत दे। क्या हुआ माँ? क्यों सुबह सुबह घर को नरक बना रखा है? बिंदिया को क्यों डांट रही हो? बेचारी रात भर सोई नहीं है। ले, आ गया जोरू का गुलाम। अब तू भी इसकी वकालत कर ले। अरे ओ रघु, अपनी आंखें खोल और देख कि घर कौन चला रहा है और कौन बस बिस्तर तोड़ रहा है। देखो जी, माँ जी ने मुझे क्या क्या नहीं कहा। आप ही कुछ बोलो, वरना मैं तो आज मायके चली जाऊंगी। बिंदिया ने रघु के कान ऐसे भरे हैं कि अब घर में शांति की उम्मीद कम और धमाके की ज्यादा है। परमेश्वरी बुढ़िया भी रोज के झिक-झिक से अब तंग आ चुकी थी और फैसला लेने के मूड में थी। देख लो जी, मैंने साफ कह दिया है, इस घर में अब मेरा दम घुटता है। वो लाजो माँ जी की चमची बनी फिरती है और माँ जी उसे ही घर की चाबियां सौंपने की तैयारी में है। अगर हम आज अलग नहीं हुए तो हमारे हिस्से में बस बाबा जी का ठुल्लू आएगा। पर बिंदिया, माँ को कैसे बोलूं? बंटवारे की बात सुन के तो वो मेरा सर फोड़ देंगी। और अभी छोटी का पति श्याम भी तो शहर से नहीं आया है। अरे तुम मर्द हो या भीगी बिल्ली, जाओ और सीना तान के बोलो, कह दो कि हमें अपना हिस्सा अलग चाहिए। और हाँ, वो पुश्तैनी तिजोरी की बात मत भूलना जिसमें माँ जी ने सोने के कंगन रखे हैं। परमेश्वरी आंगन में चारपाई पर बैठी अनाज बिन रही है। उसी समय गांव के ही हवलदार ताऊ और किशोरी चाची भी वहां आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर परमेश्वरी जोर से चिल्लाती है। अरे ओ रघु, अंदर क्या खिचड़ी पका रहा है अपनी लुगाई के साथ? बाहर निकल, हवलदार ताऊ आए हैं, कुछ काम है। राम राम परमेश्वरी बहन,
क्यों आज फिर घर का पारा चढ़ा रखा है? गली के बाहर तक तेरी आवाज गूंज रही है। क्या करूं भाई, औलाद ही ऐसी निकल गई। देख रघु कैसे मुंह लटकाए आ रहा है। माँ, मुझे कुछ कहना है। अब ऐसे गुजर बसर नहीं होगी। रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है कि हम अपना चूल्हा चौका अलग कर लें। हमें हमारा हिस्सा दे दो। भैया, ये क्या कह रहे हो? शाम आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगी? हम सब साथ ही तो अच्छे हैं। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो। अरे ओ लाजो, ये भोली सूरत बनाना बंद कर। हमें पता है तू अंदर ही अंदर माँ जी को हमारे खिलाफ भड़काती है। माँ जी, अब बहुत हो गया। आज तो बंटवारा हो के रहेगा। हे भगवान, परमेश्वरी, मामला तो संगीन हो गया। मिंदिया बहू तो आज लठ लेकर तैयार खड़ी है। ठीक है, अगर तुम लोगों को अलग ही होना है तो मुझे भी मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है। हवलदार भाई, तुम गवाह रहना। बोल परमेश्वरी, क्या शर्त है? पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो जाता है। शादी हुई नहीं कि माँ बाप से अलग होने की सोचने लगते हैं। मेरे पास दो चीजें हैं। एक है उपजाऊ जमीन का टुकड़ा जो गांव के पास है, और दूसरा है वो दूर वाला बंजर खेत जहां घास भी नहीं उगती। साथ ही ये रही मेरे पुरखों की तिजोरी। मैं आज बंटवारा नहीं करूंगी, बल्कि एक इम्तिहान लूंगी। कैसा इम्तिहान माँ जी? तुम दोनों बहुओं को एक एक महीना दिया जाएगा। बिंदिया, तू बड़ी है, तू घर का सारा अनाज और उपजाऊ जमीन रख ले। लाजो को वो बंजर खेत और खाली कमरा मिलेगा। 1 महीने बाद जिसकी बरकत ज्यादा होगी, ये पुश्तैनी तिजोरी और सोने के कंगन उसी के होंगे। ये तो लॉटरी लग गई। लाजो को बंजर खेत मिला है, वहाँ तो कंकर भी नहीं उगेंगे। माँ जी, मुझे मंजूर है। माँ जी, मुझे भी मंजूर है। मुझे धन दौलत नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सुन लिया सबने? आज से 1 महीना मेहनत का खेल शुरू। जो छल करेगा वो मरेगा, जो मेहनत करेगा वो राज करेगा। फिर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बिंदिया रघु से बोलती है, देख लिया रघु, अब सारा अनाज हमारा। हम शहर जाकर इसे महंगे दाम में बेचेंगे और माँ जी को नकली नोट दिखा के तिजोरी हड़प लेंगे। लाजो तो भूखी मरेगी बेचारी। लाजो को जो जमीन उसके हिस्से में दिया गया था, वो अगले ही दिन कुदाल लेकर वहां पहुंच जाती है। हे छठी मैया, जमीन तो पत्थर जैसी सख्त है, पर हार नहीं मानूंगी। अगर नीयत साफ है तो ये कंकर भी अनाज उग लेंगे। बस श्याम जी का साथ और माँ जी का आशीर्वाद बना रहे। तभी वहां से उसकी पड़ोसन किशोरी चाची वहां से गुजर रही होती है। वो लाजो से बोलती है, अरे ओ लाजो, काहे अपनी जवानी इस धूप में जला रही है? बिंदिया तो घर में आराम कर रही है और हलवा पूरी खा रही है। इस ऊसर जमीन में तुझे घास के सिवा कुछ नहीं मिलना। छोड़ ये पागलपन। काकी, मेहनत की धूप शरीर को जलाती है, पर मन को कुंदन बना देती है। बिंदिया दीदी को मुबारक उनका हलवा, मेरी तो ये मिट्टी ही चंदन है। दूसरी तरफ बिंदिया घर पर ही बैठी है और अपनी सास से लाजो की बुराई कर रही है। माँ जी, देखो तो जरा, लाजो पागल हो गई है। दोपहर की धूप में पागलों की तरह मिट्टी खोद रही है। गांव वाले हंस रहे हैं उस पे। मैंने तो पहले ही कहा था, वो दिमाग से थोड़ी पैदल है। तू उसकी फिक्र मत कर बिंदिया। तू ये बता, जो उपजाऊ जमीन तुझे मिली थी, उसमें बीज बोए या बस लस्सी पी के डकार मार रही है? अरे माँ जी, बीज तो कब के बो दिए। रघु जी शहर गए हैं खाद लाने। इस बार तो ऐसा अनाज होगा कि कोठियाँ कम पड़ जाएंगी। आप बस उस तिजोरी की चाबी साफ करके रखो, वो तो मेरे ही पास आनी है। तभी वहां रघु भी खाली हाथ आ जाता है। अरे बिंदिया सुन, वो खाद वाले ने तो बहुत पैसे मांगे हैं और तूने तो सारा अनाज पहले ही बेच के वो महंगी साड़ी और जेवर ले लिए। अब खेत में क्या डालेंगे? अरे चुप रहो तुम, माँ जी सुन लेंगी। खेत में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। जब महीने का अंत आएगा तो बाजार से थोड़ा अनाज खरीद के दिखा देंगे कि हमारे खेत का है।
बस दिमाग चला, फावड़ा नहीं। लाजो रोज अपने खेत में जी तोड़ मेहनत कर रही है। एक दिन सूरज ढलने को हो गया था, फिर भी वो अपने खेत में मेहनत कर रही थी। तभी वहां एक साधु बाबा खेत के बगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उसने अकेली लाजो के खेत में काम करते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ और लाजो से बोला, बेटी, अंधेरा होने वाला है। इस बंजर जमीन में क्या ढूंढ रही हो? अब तुम वापस अपने घर चले जाओ। बाबा, इसमें मेरी सास का भरोसा और मेरी मेहनत छुपी है। मैं बस वही ढूंढ रही हूँ। तेरी मेहनत देख के दिल खुश हुआ। ये ले कुछ पुराने बीज, इन्हें बो देना। ये साधारण नहीं, बरकत वाले बीज हैं। एक थैली में बीज देकर बाबा वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही मेहनत का दौर चलता रहता है। एक दिन दोपहर के समय किशोरी पड़ोसन दौड़ते हुए परमेश्वरी के पास आती है। अरे परमेश्वरी, चल के देख, चमत्कार हो गया। लाजो के उस बंजर खेत में तो ऐसी हरियाली आई है कि आंखें चुंधिया जाए, और बिंदिया के उस उपजाऊ खेत में तो बस झाड़ियां और कांटे उगे हैं। क्या कह रही है किशोरी? बिंदिया तो कह रही थी कि फसल लहलहा रही है। बिंदिया, जो दूर से किशोरी चाची की बात ध्यान से सुन रही थी, भागे भागे आती है और अपने सास से बोलती है, अरे माँ जी, वो किशोरी चाची को ठीक से दिखता नहीं है। मेरे खेत में तो सोना उग रहा है। ये बस जलन के मारे झूठ बोल रही है। लाजो ने जरूर कोई जादू टोना किया होगा। इम्तिहान के अब कुछ ही दिन बचे हैं बिंदिया। याद रखना, जिसकी कोठरी अनाज से भरेगी, चाबी उसी को मिलेगी। और मुझे सब दिख रहा है कि कौन पसीना बहा रहा है और कौन बस गाल बजा रहा है। अपने सास के मुंह से ये बात सुनकर बिंदिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अभी उसे तिजोरी की चाबी लेनी है, इसलिए कुछ नहीं बोली और अपने सारे गुस्से को मन में ही दबा के रख ली। बस एक बार मुझे इस घर का मालकिन बन जाने दे बुढ़िया। तुझे और तेरी उस चमची लाजो को घर से बाहर नहीं निकाल दिया तो मैं एक बाप की बेटी नहीं, और इस किशोरी मंथरा को भी पक्का मजा चखाऊंगी। रात का सन्नाटा है। रघु चारपाई पर सो रहा है। तभी बिंदिया उससे बोलती है, अरे ओ रघु, मुंह फैला के सो रहा है? उधर देख, उस लाजो की फसल कटने को तैयार है। अगर कल सुबह सूरज निकलने से पहले हमने कुछ नहीं किया तो वो सोने के कंगन और तिजोरी हाथ से निकल जाएगी। फिर तो सारी उम्र उस भोंदू लाजो की गुलामी करनी पड़ेगी। मंजूर है तुझे? पर भाग्यवान, अब हम क्या कर सकते हैं? उसकी फसल तो गांव में सबसे अच्छी है। माँ जी भी रोज चक्कर लगा के आती है वहाँ। देख, मैंने ये जहर की पुड़िया इंतजाम की है। आज रात जब पूरा गांव सो जाएगा, हम लाजो के खेत के पानी वाली नाली में ये डाल देंगे और उसकी खड़ी फसल में आग लगा देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। माँ जी को कह देंगे कि लाजो ने खुद ही आग लगा दी, क्योंकि उसने फसल बेचने का सौदा पहले ही किसी और से कर लिया था। पर ये तो पाप है बिंदिया, किसी की मेहनत जलाना पाप है। पाप पुण्य की बातें छोड़, जेवर की बात कर। चल चुपचाप मेरे पीछे। बिंदिया अपने पति रघु को लेकर लाजो के फसल को जलाने चल देती है। दूसरी तरफ लाजो का पति श्याम, जो शहर से कमाई कर वापस गांव आया है, वो लाजो से बातें कर रहा है। लाजो, मैं शहर से तेरे लिए साड़ी लाया हूँ। सब बोल रहे हैं तूने तो चमत्कार कर दिया है। तुमने बंजर जमीन को ही स्वर्ग बना दिया। मुझे गर्व है तुझ पे लाजो। श्याम जी, ये सब माँ जी के आशीर्वाद और ऊपर वाले की दया है। बस कल फसल कट जाए, फिर माँ जी का सपना पूरा हो जाएगा। पर पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। तू फिक्र मत कर लाजो, मैं हूं ना। जल्दी से खाना खाकर सो जा, अब सुबह जल्दी उठना है। मैं भी आ गया हूँ तेरी मदद करने। दूसरी तरफ बिंदिया और रघु चुपके से लाजो के खेत के नजदीक पहुंच जाते हैं। बिंदिया के हाथ में मशाल और जहर की बोतल है। ये ले लाजो, खा अपनी मेहनत की राख। जैसे ही बिंदिया आग लगाने के लिए मशाल आगे बढ़ाती है, अंधेरे से निकलकर कोई उन लोगों के सामने आ जाता है। वे लोग कोई और नहीं बल्कि हवलदार, मुखिया जी और परमेश्वरी सास थी। तू है तुझ पे बिंदिया।
अपनी ही देवरानी की मेहनत को राख करने चली थी। मैंने सोचा था तू सिर्फ कामचोर है, पर तू तो आस्तीन की नागिन निकली। माँ जी, आप यहाँ? मैं तो बस ये देख रही थी कि कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए। ये रघु, हाँ, रघु ने कहा था कि चलो चक्कर लगा आते हैं। झूठ मत बोल बिंदिया, हम पिछले 2 घंटे से यहीं छिपे थे। तेरे पर तो पहले से शक था। हम लोगों को मालूम था कि अपनी सास से तिजोरी पाने के चक्कर में जरूर तुम कुछ न कुछ उल्टा सीधा करोगी। मुझे माफ कर दो माँ, इस बिंदिया ने मेरे कान भर दिए थे। मैं तो मना कर रहा था पर ये मानते ही नहीं। अगली सुबह परमेश्वरी के फैसला सुनाने का दिन आ जाता है। सब मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। गांव वालों, परमेश्वरी ने जो अपने दोनों बहुओं को समय दिया था आज खत्म हो रहा है। लाजो की फसल गांव की शान बनी है और बिंदिया ने क्या किया, उसने अपनों को ही धोखा दिया और लाजो की फसल में आग लगाने की कोशिश की। हाय हाय, ऐसी बहू तो दुश्मन के घर में भी ना हो। परमेश्वरी, अब क्या करेगी तू? बिंदिया, तूने सोचा था कि तू नकली नोट और मक्कारी से मुझे जीत लेगी। लाजो ने बंजर मिट्टी को प्यार से सींचा और तूने उपजाऊ जमीन को भी नफरत से बंजर बना दिया। अब फैसला सुनाने का वक्त आ गया है। माँ जी, एक मौका दे दो, मैं सुधर जाऊंगी। मौका उसे मिलता है जिससे गलती हो। तूने तो गुनाह किया है। हाँ परमेश्वरी बहन, तुमने जो समय दिया था वो अब पूरी हुई। लाजो की कोठरी अनाज से लबालब भरी है और बिंदिया के खेत में बस कबार खड़ा है। अब देर किस बात की? चाबी निकाल और फैसला कर। मुखिया जी, फैसला तो उसी रात हो गया था जब ये कुलक्षणी बिंदिया फसल जलाने पहुंची थी। पर आज सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। लाजो बेटी, आगे आ। माँ जी, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए। बस आप खुश रहो और ये परिवार ना टूटे, यही मेरी बरकत है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा हक मत छीनना। ये तिजोरी तो खानदानी है, इस पर पहला हक मेरा ही है। हक? हक की बात करती है तू? जिसने अपनी देवरानी को दाने दाने को तरसाया, जो अपनी सास को नकली नोट दिखा के ठगना चाहती थी, उसका हक सिर्फ जमीन पर नाक रगड़ने का है। फिर परमेश्वरी अपने साथ लाई एक पोटली खोलती है जिसे सब ध्यान से देख रहे हैं। ये देखो गांव वालों, ये है मेरे पुरखों की कमाई। जैसे ही तिजोरी खुलती है, सब दंग रह जाते हैं। उसमें सोने के कंगन तो हैं ही, पर साथ में एक कागज का टुकड़ा और एक पुरानी मिट्टी की गुल्लक भी है। अरे परमेश्वरी, ये कागज कैसा है? हवलदार भाई, ये कागज इस घर की वसीयत है। मेरे मरहूम पति लिख गए थे कि जो बहू मिट्टी से सोना उगाएगी और जिसका दिल गंगा जैसा साफ होगा, वही इस घर की मालकिन होगी। और ये जो मिट्टी की गुल्लक देख रहे हो, इसमें मेरी सासू माँ ने आशीर्वाद के सिक्के रखे थे। तो लाजो, आज से ये कंगन और ये घर तेरा हुआ। ये कंगन मेरे हैं, मैं बड़ी बहू हूँ। लाजो को मैं इस घर से धक्के मार के निकालूंगी। खबरदार, अब तेरा हाथ भी इस घर की किसी चीज को नहीं छुएगा। ओ रघु! हाँ माँ। रघु, अगर तू मर्द है तो आज अपनी इस लुगाई को इसके मायके छोड़ के आ। ये इस घर के लायक नहीं है। जब तक ये खेती करना और इंसानों की कद्र करना नहीं सीख जाती, इसकी छाया भी इस घर पे नहीं पड़नी चाहिए। और सुन, तू भी इसके साथ ही जा, क्योंकि तूने इसका साथ दिया था। जाओ, कमाओ और खाओ, तब पता चलेगा कि लाजो ने कैसे बंजर में फूल खिलाए थे। नहीं माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मायके वाले तो मुझे घुसने भी नहीं देंगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था ना, अब खुद उसमें गिर। बेटी, तूने सिर्फ खेत नहीं सींचा, तूने मेरा मान भी रख लिया। माँ जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। शादी के बाद तो लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है
और मुझे अपने घर की उन्नति के लिए मेहनत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। बिंदिया और रघु को घर से निकाल दिया गया था। सभी अपने अपने घर जा चुके थे। कहते हैं ना कि जब तक इंसान ठोकर न खाए उसे अक्ल नहीं आती। परमेश्वरी ने अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन बिंदिया के मन में अब भी नफरत की आग सुलग रही थी। लाजो, अरे ओ लाजो, इधर आ बेटी। आज से ये घर और ये चाबियां तेरी हैं। तूने बंजर को सोना बनाया है, अब इस घर की इज्जत भी तू ही बचाएगी। वो बिंदिया तो अपने कर्मों का फल भुगतने चली गई। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो। दीदी बड़ी है, उनसे गलती हो गई होगी। आप तो ममता की मूरत हो, एक बार फिर से सोच लो। रघु भैया और दीदी कहाँ भटकेंगे बिना घर के। चुप कर। तेरी यही भलाई तुझे एक दिन ले डूबेगी। जिसने तेरी मेहनत को आग लगाने की कोशिश की, उसे माफ करना पाप है। रघु को भी सबक मिलना चाहिए कि जोरू का गुलाम बनने का अंजाम क्या होता है। माँ ठीक कह रही है लाजो। जो इंसान अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। बिंदिया भाभी ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। उन्हें पता चलना चाहिए कि जब खुद मेहनत करके एक रोटी कमानी पड़ती है तो पसीना कैसे निकलता है। रघु जी, देखो लाजो घर के अंदर मालकिन बने बैठी है और हम लोग यहाँ सड़क पर खड़े हैं। माँ जी ने सच में हमें निकाल दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बंजर खेत हमें ऐसे बर्बाद कर देगा। बंजर खेत ने बर्बाद नहीं किया बिंदिया, तेरे लालच ने हमें यहाँ खड़ा किया है। मैं अंधा था जो तेरी बातों में आकर अपनी माँ और भाई से गद्दारी कर बैठा। अब रोने से क्या होगा। चल अब तुम्हारे मायके चलते हैं। मायके? अरे वहाँ तो मेरे भाई मुझे पैर भी नहीं रखने देंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं खाली हाथ आई हूँ। वो तो मुझे तभी तक पूछते थे जब मैं यहाँ से अनाज और पैसे चोरी करके उन्हें देती थी। हाय राम, अब मैं कहाँ जाऊँ? क्यों बिंदिया बहू, अब कहाँ गई वो शहर वाली ठसक? अब क्यों जमीन पे बैठ के आंसू बहा रही है? सुना है तिजोरी से सोने के कंगन तो लाजो को मिल गए और तेरे हाथ में तो बस फूटी किस्मत आई है। किशोरी चाची उन लोगों से बात ही कर रही थी कि वहाँ हवलदार ताऊ भी पहुँच जाते हैं। छोड़ किशोरी, गिरे हुए पे क्या चोट करना। ओ रघु, ओ बिंदिया, सुनो, अगर अभी भी थोड़ी बहुत शर्म बाकी है तो कल से उस बंजर खेत पे पहुंच जाना जिसे तुम लोग बेकार समझते थे। लाजो ने वहां काम शुरू किया है। अगर तुम लोग मजदूरी करोगे तो शायद पेट भर रोटी मिल जाए। क्या? मैं उस लाजो के खेत में मजदूरी करूंगी जिसके ऊपर मैं कल तक हुक्म चलाती थी? वक्त सबको झुकना सिखा देता है बिंदिया। या तो अपनी अकड़ में भूखी मर या फिर मेहनत करके अपने पाप धो ले। फैसला तेरा है। माँ जी, मैंने दीदी और भैया के लिए रोटी और सब्जी बनाई है। वो बाहर खड़े हैं, भूखे पेट कहाँ जाएंगे? क्या मैं उन्हें ये दे आऊं? तू नहीं सुधरेगी लाजो, जा दे आ। पर याद रखना, आज के बाद इस घर के दरवाजे उनके लिए तभी खुलेंगे जब उनकी आंखों में लालच नहीं बल्कि मेहनत की चमक होगी। भाइयों, बिंदिया के छल के ऊपर लाजो की ममता ने उम्मीद का दिया जला दिया था। बिंदिया ने रोटी की वो थाली थामी तो उसे एहसास हुआ कि जिस लाजो को वो नीचा दिखाती थी, आज वही उसकी अन्नपूर्णा बनी है। ये सब देखकर रघु भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी बिंदिया से बोलता है, देखो बिंदिया, लाजो के मन में हम लोगों के लिए कितना प्यार है। हम लोगों ने उसके लिए बुरा सोचा, लेकिन सब कुछ भूलकर लाजो हम लोगों के लिए रोटी लेकर आई है। भला आज के समय ऐसा कौन सोचता है? इतना सब कुछ होने के बाद भी बिंदिया कहाँ झुकने वाली थी। वो मन ही मन सोचती है, अभी तो मैं इससे और अपनी बुढ़िया सास से झूठ मूठ का माफी मांग लेती हूँ। अगर अभी माफी नहीं मांगूंगी तो रात कहाँ गुजारूंगी। फिर वो माफी मांगने का झूठा नाटक करने लगती है। मुझे माफ कर दे बहन, मेरी मति मारी गई थी कि तुम्हारे बारे में गलत सोचा। गंगा मैया की कसम खाकर कहती हूँ, अब ऐसी गलती हम लोगों से कभी नहीं होगी। तुम तो मेरी छोटी बहन के समान हो। तभी वहाँ परमेश्वरी भी आ जाती है। उसे देखकर बिंदिया और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है।
मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको कैसे मुंह दिखाऊंगी? माँ तो माँ होती है। बिंदिया और रघु को इस हालत में देखकर परमेश्वरी का दिल पसीज जाता है और बोलती है, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक मौका दे रही हूँ, लेकिन याद रखना, अब लाजो के साथ मिलकर खेत में कड़ी मेहनत करनी होगी। आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना होगा। क्या बिंदिया लाजो के खेत में फावड़ा उठाएगी? क्या उसकी अकड़ ढीली होगी? ये जानने के लिए अगर इस कहानी का दूसरा हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें